हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का छठा वीडियो है और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हमें डिस्कस करना है केपी तथा केसी में संबंध, या आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आपको केपी और केसी दोनों के बारे में मैं अब तक सिखा चुका हूँ और केपी और केसी में क्या संबंध होता है उसके बारे में आज हमें बात करनी है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखेंगे सब। जहां आपको लगता है कि समझने की आवश्यकता है वहां आप समझ लेना, फिर बाद में लिख लेना जैसा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मान लो हमारे पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है। मान लो आपके पास कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, ऐसे AA गैसियस प्लस BB गैसियस रिवर्सिबल CC गैसियस प्लस DD गैसियस। मान लो आपके पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और कैपिटल A के तो हैं इसमें स्मॉल a मोल, कैपिटल B के हैं स्मॉल b मोल, कैपिटल C के हैं स्मॉल c मोल और कैपिटल D के हैं स्मॉल d मोल। और A B C D ये चारों कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब यदि मैं आपको कहूँ कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से चलते हैं, पता है ना आपको, गुलबर्ग और वागे ने दिया था। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से जब आप चलोगे या इस पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाओगे तो आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की सहायता से साम्य स्थिरांक केसी निकाल सकते हो। और कल भी मैंने आपको समझाया था कि साम्य स्थिरांक, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई है तो उसके लिए केसी निकालने का क्या तरीका है और केपी का व्यंजक निकालने का क्या तरीका है, ये दोनों मैंने आपको कल सिखाए थे। तो यदि मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए या इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए केसी निकालने के लिए कहता हूँ तो आप क्या करोगे, इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान तो रखोगे ऊपर और इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमान रखोगे नीचे। तो आप लिखोगे C के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल c इंटू D के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल d, देखो C और D तो ऊपर लिख लिया, अपॉन A के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल a इंटू B के सक्रिय द्रव्यमान की घात स्मॉल b। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो Kp। ठीक है, तो यदि आप Kp निकालना चाहते हो, यहाँ लिख देता हूँ, तथा Kp, पता है ना आपको Kc और Kp दोनों का मतलब क्या होता है। Kc का मतलब तो होता है साम्य स्थिरांक सांद्रता के आधार पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ C माने कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। और Kp का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, यानी दाब के आधार पर
साम्य स्थिरांक। और दाब के आधार पर साम्य स्थिरांक यानी Kp केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए निकल सकता है जिनमें सभी अभिकारक और सभी उत्पाद गैसीय अवस्था में हो। जैसे कि हमारे पास इस रिएक्शन में है, देखो दोनों अभिकारक गैसीय अवस्था में हैं और दोनों उत्पाद यानी प्रोडक्ट भी गैसीय अवस्था में हैं। तो यदि आपको Kp निकालना है तो क्या फार्मूला लगाओगे आप बताओ। Kp के लिए भी मैंने आपको कल सिखाया था, हम फिर प्रेशर के हिसाब से निकालेंगे। प्रेशर ऑफ C की पावर स्मॉल c इंटू प्रेशर ऑफ कैपिटल D की पावर स्मॉल d अपॉन, मैं इस समीकरण के हिसाब से चल रहा हूँ। यदि आप Kc निकालते हो तो आपको लेनी होती है कंसंट्रेशन, जिसे आप कहते हो सक्रिय द्रव्यमान, और यदि Kp निकालते हो तो आपको लेना पड़ता है प्रेशर यानी आंशिक दाब। तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ A की पावर स्मॉल a इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर स्मॉल b। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरणें हमें मिल गई। एक समीकरण में तो हमने लगाया है Kc का फार्मूला निकाला है और एक में हमने निकाला है Kp का। अब देखो, आपको आदर्श गैस समीकरण तो याद है, आदर्श गैस समीकरण। यहाँ आदर्श गैस समीकरण की ज़रूरत हमें पड़ेगी। देखो कैसे पड़ेगी ज़रूरत, अभी बताता हूँ। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, यही तो होती है। और यदि मैं आपको कहूँ कि यहाँ से मुझे P निकालना है, P दाब, इस P के कारण, तो यदि आप इस समीकरण में P निकाल लोगे तो P बराबर किसके हो जाएगा, nRT बटे V। ये V इसके अपॉन में चला जाएगा। अब आप इतने हिस्से को ध्यान से देखो जरा, इतने हिस्से को देख रहे हो आप ध्यान से। इस हिस्से से आपको पता चलता है, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसे थोड़ा सही करके लिख दूं। P इज इक्वल टू N बटे V RT, ऐसे लिख दूं। अब तो आपको ये हिस्सा साफ नज़र आ रहा है ना, इधर आपको पता है V इसके अपॉन में चला गया। ये N बटे V का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। इसे आप कह सकते हो मोलरता। तो N बटे V की जगह आप मोलरता इस्तेमाल कर सकते हो, MRT। और मोलरता को ही हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं या सांद्रण कहते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रण को आप C से लिख सकते हो, C माने कंसंट्रेशन। M लिख दो या C लिख दो, एक ही बात है। ध्यान रखना, इस C का मतलब ये वाला C नहीं है, ये तो एक उत्पाद है, और इस C का मतलब है कंसंट्रेशन, सांद्रता या मोलरता, ठीक है, यानी मोल प्रति लीटर। तो हमें यहाँ से एक बात पता चला है, क्या पता चला है, कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होगा ना, वो उस गैस की सांद्रता यानी सक्रिय द्रव्यमान, ये लिखा है मैंने सांद्रता, और RT के गुणनफल के बराबर होगा। और सांद्रता लिखने का तरीका ये होता है कि आप बड़े ब्रैकेट में लिखते हो उसे, सक्रिय द्रव्यमान को, जैसे यहाँ लिखा है सबको बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। यदि आपने A को बड़े ब्रैकेट में लिख रखा है तो इसका मतलब A का सक्रिय द्रव्यमान या कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी गैस के लिए यदि आप आंशिक दाब निकालना चाहते हो इस समीकरण में या इस अभिक्रिया में, तो आपको उस गैस का सक्रिय द्रव्यमान लिखना पड़ेगा और उसे RT से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अतः अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण की सहायता से जितने भी हमारे पास गैस हैं इन सब के आंशिक दाब निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले आप प्रेशर ऑफ C निकाल लो। यदि आपको प्रेशर ऑफ C निकालना है तो आपको पहले तो लिखना पड़ेगा C का सक्रिय द्रव्यमान और फिर लिखना पड़ेगा RT, ये लिख लिया। पर हमें प्रेशर ऑफ C तो नहीं चाहिए, हमें तो प्रेशर ऑफ C की घात C चाहिए। तो यदि यहाँ घात आपने C लगाई तो वो घात यहाँ भी लगानी पड़ेगी और यहाँ भी लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे आपने प्रेशर ऑफ C निकाला, इसी तरीके से आप प्रेशर ऑफ D भी निकाल सकते हो। प्रेशर ऑफ D कैसे निकलेगा, D का सक्रिय द्रव्यमान, जैसे प्रेशर ऑफ C कैसे निकला है, C का सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT। इसी तरह प्रेशर ऑफ D निकालना है तो D का सक्रिय द्रव्यमान गुणा RT, ठीक है। इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम, इस फार्मूले को। हमने फार्मूला कहाँ से बनाया है, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT से।
इसी तरीके से यदि आप यहाँ घात d लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि यहाँ घात d है ना, तो वो घात आपको यहाँ भी लगानी पड़ेगी और यहाँ भी लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ A निकालना चाहते हो तो A का सक्रिय द्रव्यमान और गुणा RT। अब यदि यहाँ घात A है तो यहाँ भी A है और यहाँ भी A होनी चाहिए। इसी तरीके से यदि आप प्रेशर ऑफ B निकालना चाहते हो, B की पावर B, तो कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B लिखना है और RT की पावर भी B लिखना है। तो हमारे पास जो ये चारों प्रेशर थे ना, P, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D, ये चारों वैल्यू हमने यहाँ रख ली, यहाँ निकाल ली हमने वैल्यू। किसके सहायता से निकाल ली हैं? आदर्श गैस समीकरण की सहायता से। ठीक है, उससे हमने पता लगाया था कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उस गैस के सक्रिय द्रव्यमान और RT के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। P, प्रेशर ऑफ C की पावर C, इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हो ना आप। प्रेशर ऑफ D की पावर D की इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हो ना। प्रेशर ऑफ A की पावर A की इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हो और प्रेशर ऑफ B की पावर B की इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन सभी मानों को समीकरण, कौन सा समीकरण है वो देखियो जरा। समीकरण कौन सा है बेटे? 2। समीकरण 2 में रखने पर, तो ये सारे वैल्यू उठा के आप समीकरण 2 में रख दो। और यदि 2 में रखोगे तो समीकरण 2 है Kp इज इक्वल टू, क्या है ये? प्रेशर ऑफ C की पावर C। प्रेशर ऑफ C की पावर C की जगह हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू RT की पावर C। कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू RT की पावर C। ठीक है, फिर क्या है? प्रेशर ऑफ D की पावर D। प्रेशर ऑफ D की पावर D की जगह हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D इंटू RT की पावर D। कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d इंटू RT की पावर स्मॉल d अपॉन, अब किसकी वैल्यू रखनी है? प्रेशर ऑफ A की पावर A। प्रेशर ऑफ A की पावर A की वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू RT की पावर A। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू RT की पावर A। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ B की पावर B की वैल्यू क्या है? प्रेशर ऑफ B की पावर B की वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू RT की पावर B। कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू RT की पावर B। अब आप एक काम कर लो, ये जो CDAB है इन्हें तो कर लो अलग और RT को कर लो अलग, तो हो जाएगा Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर स्मॉल c, कंसंट्रेशन लिखना है तो बड़ा ब्रैकेट बनाना चाहिए। कंसंट्रेशन यानी सक्रिय द्रव्यमान बड़े ब्रैकेट से ही तो लिखा जाता है। ये लिख लिया, अब मैं ये लिखूँगा कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर स्मॉल d अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्मॉल a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर स्मॉल b। देखो चारों कंसंट्रेशन तो ले ली हमने एक साथ। अब RT की बात करते हैं। RT की पावर C इंटू RT की पावर D अपॉन, देखो RT C पावर थी या D थी, नीचे RT की पावर क्या लिखूँगा मैं? A, और यहाँ लिखूँगा RT की पावर B। ठीक है, तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, अब आप इस फार्मूले को इतने हिस्से को ध्यान से देख लो आप, CD अपॉन AB, और समीकरण 1 को देख लो CD अपॉन AB। देखो C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। तो इस पूरी बड़ी वैल्यू के जगह क्या लिख सकते हो आप? Kc लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? Kc। तो हमें उस बड़ी वैल्यू के जगह क्या लिखना है? Kc लिखना है। तो इसकी जगह तो मैं Kc लिख लूँगा, इसकी जगह ये लिख लिया Kc इनटू, आपको पता है ऊपर क्या होगा? RT की पावर गुणा में घात जुड़ जाती है ना, C प्लस D, ये जुड़ गई घात, और नीचे भी गुणा हो रही इनकी तो इनकी घात भी जुड़ जाएगी,
ए प्लस बी। अब देखो क्या होगा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की घात सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। भाग में घात घट जाती है ना, ये घात प्लस की है तो ऊपर जाके ये माइनस की होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो है ना, जहाँ ये जो c प्लस डी है, c प्लस डी पता क्या है आपको? देखो अभिक्रिया को देखो ध्यान से, रिएक्शन को देखो। c के मोलों की संख्या और स्मॉल d इसके d के मोलों की संख्या, ये दोनों क्या हैं? उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं। तो c प्लस डी का मतलब प्रोडक्ट के मोलों की कुल संख्या या उत्पाद के मोलों की संख्या। तो c प्लस डी को आप लिख सकते हो उत्पादों के या प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो प्रोडक्ट के मोलों की संख्या है ये c प्लस डी। और a प्लस बी क्या है बताना जरा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b क्या है? ये a प्लस बी, रिएक्शन देखो जरा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, अभिकारकों के मोलों की संख्या। ये क्या है? अभिकारकों के मोलों की संख्या। ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, यदि आप इस c प्लस डी माइनस ए प्लस बी यानी उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, देखो उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या, इसे यदि आप डेल्टा एन मान लो ना, डेल्टा एन, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? आपका फार्मूला हो जाएगा ये है ना, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये हो जाएगा फार्मूला। और यही फार्मूला ड्राइव करने के लिए आता है एग्ज़ाम में, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। यहाँ आपको एक बात समझनी है, एक बात ये समझनी है कि के पी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, आर गैस कांस्टेंट है, कैपिटल टी परमताप है यानी केल्विन वाला टेम्परेचर, और डेल्टा एन जब भी निकालना हो ना, डेल्टा एन, तो आपको सीधी बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा एन का मतलब है उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। इनके मोल जोड़ लो जो प्रोडक्ट हैं और इनमें से जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके मोलों की संख्या को घटा दो। अच्छा जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि आपको कोई भी अभिक्रिया दे देंगे और उस अभिक्रिया के लिए पूछेंगे कि Kp और Kc में संबंध बताओ क्या होगा। कोई भी रिएक्शन दे देंगे और Kp और Kc में संबंध पूछ लेंगे, इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में संबंध बताओ क्या होगा। या फिर ये जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया है, ये डेरिवेशन भी बहुत आता है पेपर में, कि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc में संबंध का व्यंजक प्राप्त करो, तो आपको ये डेरिवेशन करना है। और इस डेरिवेशन के आने के चांस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। है ये बहुत आसान, यदि आपने ध्यान से समझा होगा तो आपके समझ में आया होगा। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ऊपर ही काम करेगा ये फार्मूला। ठीक है। तो यदि आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए पूछा गया है Kp तथा Kc में क्या संबंध है, तो हम कैसे बताएंगे? अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप कह रहे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ऊपर ये फार्मूला काम करेगा, ऐसा क्यों कह रहे आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा
क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही साम्य स्थिरांक Kc निकलता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही साम्य स्थिरांक Kp निकलता है। तो Kc और Kp आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही तो निकाल सकते हो। यदि कोई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उसके लिए आप साम्य स्थिरांक थोड़ा ही निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मान लो हमारे से पूछा गया है कि H2, ये रिएक्शन है, देखो H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस रिवर्सेबल 2HI गैसियस। मान लो इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में संबंध बताना है। तो आप बताने के लिए संबंध क्या करोगे, सबसे पहले आप डेल्टा एन निकाल लो। डेल्टा एन का मतलब इनके मोल माइनस इनके मोल। कितने मोल हैं इनके? 2, माइनस इनके कितने हैं? 1 मोल H2 का, 1 I2 का, 2। तो कितना आ गया? 0। डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। अब आप फार्मूला लगाओ, चूँकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन, यही तो होता है, कॉमा, इसलिए Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 0। और जब किसी की घात, किसी संख्या की घात 0 हो जाती है तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 1। तो कॉमा लगा के मैं यही लिखता हूँ, इसलिए Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। Kc में 1 की गुणा करोगे Kc, तो ये संबंध आया है Kp इज इक्वल टू Kc। वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा कि इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उसके लिए पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए Kp तथा Kc में संबंध है, और फिर नीचे दे रखे होंगे 4 ऑप्शन। तो वहाँ तुक्का नहीं मारना, आपको समझना है कि किस तरीके से ये संबंध आया है। ठीक है, अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, N2 प्लस 3H2 रिवर्सेबल 2NH3 अमोनिया बनाने की हैबर विधि। N2 भी गैस है, H2 भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो यदि ये रिएक्शन आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि Kp और Kc में संबंध बताओ, तो क्या करोगे आप सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लोगे, कितना होता है इसके लिए। डेल्टा एन, इनके कितने मोल हैं? 2, माइनस 1 और 3 4, कितने हो गए? माइनस के 2। तो डेल्टा एन की वैल्यू आई है माइनस के 2। अब आप फार्मूला लगाओगे, चूँकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन की जगह क्या लिखेंगे? माइनस के 2। अब मुझे यूँ बताओ कि ऊपर घात माइनस की 2 है तो नीचे जाके प्लस की 2 हो जाएगी। इसका मतलब Kc को एक संख्या से भाग करने पर Kp प्राप्त होगा, और जब Kc को किसी संख्या से भाग करना पड़ रहा है, जब वो Kp के बराबर हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपका Kp छोटा है। क्योंकि Kp को कैसे प्राप्त कर रहे हैं हम? Kc को इससे RT की घात 2 से भाग कर रहे हैं, और यदि RT की घात 2 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके कुछ टुकड़े करने पर यह प्राप्त होता है। इसका मतलब Kp छोटा है Kc से, तो इसलिए आप लिखोगे कि Kp इज स्मॉलर देन Kc। ये संबंध आया। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये किस तरह हो गया, Kp छोटा कैसे हो गया Kc से। मुझे एक बात बताओ, RT की घात माइनस की 2 है, इधर जाके तो प्लस की 2 हो जाएगी। इसका मतलब Kp में RT की घात 2 की गुणा करते हैं जब वो Kc के बराबर होता है। तो साफ पता चल रहा है कि Kp में किसी संख्या से गुणा करनी पड़ रही है जब वो Kc के बराबर हो रहा है। इसका मतलब Kp छोटा है। Kp क्या है? छोटा, इसलिए लिखा है Kp इज स्मॉलर देन Kc। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, PCl5 रिवर्सेबल PCl3 प्लस Cl2
गैसीय अवस्था में है सब। तो इसके लिए सबसे पहले डेल्टा एन निकाल लो आप। डेल्टा एन कितने मोल हैं, 1 और 1 2। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ 1 होता है, ध्यान रखो। 1 और 1 2 माइनस इधर तो 1 ही मोल है तो 1 आई वैल्यू। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई, 1। अब फार्मूला लगाओ, चूँकि के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की घात डेल्टा एन, इसलिए के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की घात 1। अब देखो, ध्यान से देखो, एक बात पता चल रही होगी कि के पी को प्राप्त करने के लिए के सी में इतने की गुणा करनी पड़ेगी, और जब के सी में इतने की गुणा करते हैं तब वो के पी के बराबर होता है। इसका मतलब के पी बड़ा है, ठीक है, इसलिए के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। तो यदि आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के लिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि के पी और के सी में क्या संबंध है, ठीक है। तो अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे। पोज करके लिख लो बेटे, जल्दी लिख लिया, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, एक तो के पी और के सी में संबंध का डेरिवेशन, और एक यदि कोई केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन यदि आपको दी जाती है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए के पी और के सी में आप किस प्रकार संबंध निकाल लोगे, ये भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स बनने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।